हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव रूपक चक्रवर्ती सर विद अस। उनकी रिसेंटली ही बुक पब्लिश हुई है SDSH पब्लिकेशन के साथ, शहीद ए आज़म भगत सिंह। तो सर, सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सर, मेरा पहला क्वेश्चन, कैसा फील हो रहा है आपको? आपकी सेकंड सोलो बुक मार्केट में आ चुकी है। देखिए, अगर फीलिंग्स की बात करेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा जो पहला बुक था SGSH पब्लिकेशन के साथ, बुक का नाम था कहानियों का शहर। वो भी मैंने बंगाली में ही लिखा था। तो वो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ लॉन्च हुआ है पूरा। लेकिन कुछ दिन जाते ना जाते ही मेरा सेकंड बुक भी लॉन्च हो गया। तो ये बहुत मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मैंने ऐसे कभी पहले सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा कोई बुक आ जाएगा। और ऐसे ही लेखक बनने का भी वैसे कोई प्लानिंग तो नहीं था, ऐसे लिखते-लिखते हो गया। तो ठीक है, अब एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला। स्पेशली थैंक्स टू दिव्या मैम, कि उनके बदौलत ही ये सब कुछ साकार हो पाया। आपके न्यू ईयर की स्टार्ट ही बिल्कुल नई तरह से हुई, आपकी दोनों सोलो बुक आ रखी है। एकदम, एकदम। हाँ जी सर। मोस्टली लोग, सर आपने एक पूरी बुक लिख दी है हमारे फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी पर। तो जी। भगत सिंह की कौन सी चीज़ या कौन सी स्टोरी ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? देखिए सर, बचपन से ही शहीद-ए-आज़म भगत सिंह जी के बारे में कहानियों में पढ़ा, फ़िल्मों में देखा, क्योंकि उनके लाइफ़ के ऊपर बहुत सारे फ़िल्में भी बन चुके हैं, फ़िल्में देखा। तो बचपन से ही उनके प्रति एक श्रद्धा भाव थी, एक रिस्पेक्ट था उनके प्रति। और उनकी लाइफ़, मैं आपको बता दूँ, आप जानते हैं कि उनकी लाइफ़ बहुत ही शॉर्ट था। हाँ जी सर। 23 ईयर एज में उनकी फांसी हो गई थी। तो उन्होंने इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा कुछ काम किया कि कोई एक फ़िल्म में या फिर कोई एक किताब में उनके सारी कहानियाँ या उनके सारे लाइफ़ स्ट्रगल कोई नहीं दिखा हाँ सकता। ये जी मैं सर। सर दावे के साथ कहूँगा। हम्म। तो उनके प्रति उनका जो स्ट्रगल था फ्रीडम के प्रति, और उनका एक जो फ़िलॉसफ़ी थी, फ्रीडम, देश को आज़ाद करने के लिए उनकी एक अलग तरह की फ़िलॉसफ़ी थी। वो मुझे सर बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा कि कभी ना कभी अगर लिखूँगा तो शहीद-ए-आज़म भगत सिंह जी पर 2 लाइन हो तब भी लिखूँगा। तो ऐसे ही हो गया। हाँ जी सर। मोस्टली लोग भगत सिंह जी को एक हिंसावादी के तौर पर देखते हैं। तो आपके लिए भगत सिंह की इमेज सेम वैसी ही है या कुछ डिफरेंट है? नहीं सर, देखिए, आज़ादी का जो धारा था, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हिंदुस्तान की आज़ादी का जो धारा था, वो 2 तरफ का धारा था। एक था जो जिसे हम अहिंसावादी विचारधारा कहते हैं, जो बेसिकली गांधी जी या नेशनल कांग्रेस का जो मूवमेंट था। और एक था जो क्रांतिकारियों का। सिर्फ भगत सिंह जी नहीं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो उनके पहले भी कुछ थे महाराष्ट्र के, कुछ क्रांतिकारी थे, यहाँ पर बंगाल में भी थे, जी पंजाब सर। में भी थे। तो सर देखिए, हिंसा का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से हिंसा वो होता है, अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी कोई स्वार्थ के लिए अगर आपका कोई हानि पहुँचाऊँ, तो वो सर हिंसा है। लेकिन भगत सिंह जी या कोई भी क्रांतिकारी की आप बात उठाकर देख लीजिए, वो लोग क्या अपने स्वार्थ के लिए किसी पर हानि पहुँचाए? नहीं। नो उन्होंने सर। देश को आज़ाद करने के लिए, एक मजबूत राष्ट्र निर्माण करने के लिए उन्होंने एक संग्राम किया था। उस संग्राम का एक पार्ट था शत्रु से लड़ना। ऐसा नहीं कि मेरे पास हथियार है तो मैं किसी भी राह चलते अंग्रेज को गोली मार दूँ या जी सर। बम मार दूँ, ऐसा नहीं था। क्योंकि भगत सिंह जी ने जब दिल्ली के जो सेंट्रल हॉल में जब बम उन्होंने फेंका था, तो तब वो चाहते तो वहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज़ भी बैठे थे, कुछ जी सर। सरकार के लोग बैठे थे, तो उन पर भी बम फेंक सकते थे। लेकिन उन्होंने फेंका कहाँ, एकदम एक एम्प्टी जगह पर उन्होंने बम फेंका, ताकि बम का धमाका हो, धमाके की आवाज़ से सब चौकित हो जाए और वो अपना बात खुलकर कह सकें। जी सर। तो ऐसे ही वो लोग अगर चाहते तो बहुत लोगों को गोली मार सकते थे। सिर्फ सैंडर्स को नहीं मार सकते थे, और भी बहुत लोग थे। लेकिन उन लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो हिंसा का जगह ही नहीं है कोई है। जी सर, बिल्कुल सर। कुछ दिन पहले आपकी सोलो बुक कहानियों का शहर पब्लिश हुई, और अब शहीद ए आज़म भगत सिंह। तो आप खुद जी। को 10 इयर्स बाद एज अ ऑथर कहाँ देखना चाहते हैं?
देखिए, मैंने पहले ही कहा आपको कि मेरा ऐसा कोई प्लान तो नहीं था पहले से। देखिए, मैं आपको एकदम सच बात कह रहा हूँ कि आज से 2 साल पहले भी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। लिखता था ऐसे ही लिखता था डायरी में ऐसे पेजेज़ में लिखता था। कुछ लिखता अपने अपने पास ही रखता, किसी को दिखाता भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं था। पिछले साल से क्या हुआ था कि कुछ ई-मैगज़ीन्स और कुछ प्रिंटेड मैगज़ीन में मौका आया था, लिखा गया। तो ऐसे ही करते-करते तो इस साल के एंडिंग में एसजीएसएच पब्लिकेशन के बारे में पता चला। क्योंकि देखिए अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे मेरा तो एक ख्वाहिश होगा ही कि अगर मेरा कोई सोलो बुक हो, हाँ, तो ऐसे तो मौका नहीं आया ऐसे मैं नहीं कहूँगा लेकिन एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म जिसकी तलाश होता है हर इंसान को, वो नहीं आया था। लेकिन एसजीएसएच पब्लिकेशंस के साथ वो प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिल गया और इसके लिए दिव्या मैम को तो मैं थैंक्स तो हमेशा से ही मैं थैंक्स कहूँगा लेकिन उससे पहले और एक मैडम है जो हमारे यहाँ पर है सोनचरी मैम, वो कलकत्ता में ही रहते हैं। जी। उन्हीं के ज़रिए मैंने एसजीएसएच पब्लिकेशन के बारे में मुझे पता चला। तो मैं उनको भी मैं बहुत ही थैंकफुल उनके प्रति हूँ मैं। उसके बाद तो दिव्या मैम तो है ही और पूरा एसजीएसएच टीम है। जी सर, you are going very strongly, so tell us about your parents and your support system. जी। देखिए पेरेंट्स, फ्रेंड्स और अपने जो जिन्हें हम प्यार करते हैं, हम सब एक साथ रहते हैं, इन सबका सपोर्ट तो हमें ज़रूरत है ही, किसी भी काम के प्रति। ये सिर्फ़ मैं लिख रहा हूँ इसीलिए नहीं, हर एक काम के प्रति अगर हर एक काम के ऊपर अगर हमारा पेरेंट्स जो हमारे साथ एक साथ रहते हैं, उन्हीं का अगर सपोर्ट हमें ठीक तरह से ना मिले तो हम कोई काम नहीं कर सकते। जी सर। लेकिन उनका सपोर्ट तो है ही, वो हमेशा से पॉज़िटिव अ, सपोर्ट दे ही रहे हैं हाँ जी सर। कि तुम्हें अगर अच्छा लगता है लिखना तो लिख जाओ, कोई बात नहीं। आपने इतने महान क्रांतिकारी के ऊपर बुक लिखी और अभी आपने बताया कि किसी एक बुक में या किसी एक फिल्म में उनकी पूरी लाइफ को उनके बारे में बताना पॉसिबल ही नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको अपनी बुक को 5 से 6 लाइनों में समराइज़ करना हो, तो वो 5 से 6 लाइनें क्या होंगी? देखिए, भगत सिंह जी का जन्म तो हुआ था पंजाब के बंगा नामक एक गाँव में जन्म हुआ था उनका। तो बचपन से ही वो आज़ादी के जो लड़ाई थी उनके प्रति उनका एक भावनाएँ थी क्योंकि उनके फ़ैमिली के हर एक मेंबर, चाहे उनके 2 चाचाएँ हों, उनके पिताजी, उनके दादाजी सभी क्रांतिकारी सभी बड़ क्रांतिकारी थे। और उनके माताजी या उनकी दादी जी, उनकी चाची जी, सभी का एक अंग्रेज़ों के जो ज़ुल्म हो रहा है इस वक़्त देश में, उनके खिलाफ एक भावनाएँ थी उनके मन में। तो ये सब देख-देख कर ही भगत सिंह जी भी बड़े हुए और वो और भगत सिंह जी और एक चीज़ उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पे देश में लोग लड़ रहे हैं। हम आज भी देखते हैं कि कहीं-कहीं जगह पर ऐसे दिख जाते हैं और वो बात पुराने समय से ही चल रहा है। तो वो बात भी उन्होंने देखा कि पंडित के साथ काज़ी लड़ रहा है, काज़ी के साथ ग्रंथी लड़ रहा है, हाँ, ब चर्च के पादरियाँ लड़ रहे हैं। तो जी साहब। ये देखकर उन्हें ऐसा कहीं फ़ील हुआ था कि सभी तो इंसान हैं। हाँ, जिस भगवान को हम अपने आँखों से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए लोगों के मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जी लेकिन साहब। ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए अपने पैसे कमाने के चक्कर में कुछ अपने एक-दूसरे के साथ लड़ रहे हैं या आम लोगों को लड़वा रहे हैं। तो ये बात देखकर एक कहानी मुझे याद आ रहा है कि उन्हीं का लाइफ में ये कहानी है। वो अपने दादाजी से पूछते हैं उनके जो दादाजी का कमरा था, उस कमरे में एक तरफ भगवत गीता रखा हुआ था, उसके बगल में रखा हुआ था कुरान शरीफ, उसके पास रखा हुआ था गुरु ग्रंथ साहब। जी साहब। तो वो अपने दादाजी से पूछते हैं कि मैंने तो पहले ऐसे कभी किसी के घर में या कहीं पर भी नहीं देखा कि 3 महान धर्म ग्रंथ एक साथ रखा हुआ है। तो आपने ये क्यों रखा? अगर आपने रखा है, तो ये 3 भी तो लड़ पड़ेंगे, जैसे पंडित, काज़ी एक-दूसरे के साथ लड़ते हैं। जी साहब। उनके दादा ने कहा कि नहीं ये नहीं लड़ेंगे। वो लड़ते हैं क्योंकि वो लोग स्वार्थी है, वो लोग अपने हिसाब से लोगों को लड़वाते हैं, अपने हिसाब से वो लोग धर्म के जो एक बिज़नेस करते हैं। लेकिन ये असली धर्म है, असली जो धर्म जो मज़हब होता है, वो कभी एक-दूसरे से नहीं लड़ता। उनका नाम अलग हो सकता है, हाँ लेकिन जी उनका साहब। मकसद अलग नहीं, सब एक होता है।
जी सर, क्योंकि बिल्कुल सर। उस पर भी ये बहुत मुझे अच्छा लगा था उस पर। और जब ये वाक़या जब हुआ था तो भगत सिंह जी को उम्र 6 या 7 साल था। तब ये तो ऐसे ही छोटी-छोटी कहानियाँ भी मैंने रखने की कोशिश की अपने इस किताब में। मुझे भी सर ये कहानी नहीं पता थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जी, और एक कहानी अगर आप इजाज़त दें तो जी, मैं जी सर, बताना चाहता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। भगत सिंह जी जब लाहौर से चले गए थे, जब उन्होंने सरदार का भेष जब उन्होंने बदल के एक जो हम उनका जो फ़ोटो ज़्यादातर देखते हैं, जी सर। एक कैप पहना हुआ, एक अ, अच्छा। स्मॉल मुछ हाँ, तो उस गेटअप में जब वो पहले कलकत्ता आए थे, तो कलकत्ता में उन्होंने 2 से 3 महीने कलकत्ता में रुके थे। एक यहाँ पर एक पार्क स्ट्रीट नाम का एक जगह है कलकत्ता में, तो उसी एरिया में एक जगह पर उन्होंने रुके थे। तो भगत सिंह जी तो गाँव का लड़का था, तो बचपन से ही दूध पीने का एक बहुत ही उन लोगों का बात था कि शौकीन। दूध पीना, रोज़ सुबह उठकर दूध पीना या शाम को दूध पीना। तो जब उन्होंने लाहौर छोड़ा था, उसके बाद से बहुत दिन उन्होंने दूध नहीं तो एक दिन क्या हुआ था कि एक यहाँ कलकत्ता में एक दूध वाला दूध बेच रहा था साइकिल करके। तो उन्होंने वो दूध वाले को पुकारा और दूध का जो दाम वो पैसे। पूछा। क्या होता था कि उस वक़्त तो बहुत कम पैसे होते थे। एक तो ₹1 का दूध वो दूध वाला ₹5 में उनसे दे दिया, उनको दिया तो बेचा। उन्होंने ₹5 ₹5 में बेचा, तो भगत सिंह जी भी कुछ वैसे कुछ ना समझ के वो उन्होंने ₹5 देकर वो दूध पूरा पी गए। तो उसके बाद कहानी थोड़ा कुछ महीने बाद चली जाती है जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया दिल्ली में सेंट्रल हॉल में बम फेंकने के इल्ज़ाम में। तो उसके बाद हर एक अखबार में उन दोनों का फ़ोटो निकल रहा था, तो फ्रंट पेज में फ़ोटो निकल रहा था। और एक दिन क्या हुआ था कि वो दूध वाला अपने किसी काम से एक पुराना न्यूज़पेपर को उठाया और उठाते-उठाते उनका कुछ काम कर रहे थे न्यूज़पेपर को लेकर, तो वहाँ पर भगत सिंह जी का फ़ोटो देखकर ही वो पहचान गए। लेकिन उससे पहले जब उन्होंने दूध भेजा था उन्हें, तब तब उन्होंने ऐसा नहीं जानते थे कि ये कौन है। तो जब उन्होंने उसके बाद देखा भगत सिंह जी को, तो उनका वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने उसी तस्वीर को एक बार प्रणाम भी किया। ये भी एक वाक़या है उनके उनके ऊपर जो मैंने रखने की कोशिश की। जी सर। So sir, what would be your piece of advice to the authors who are looking forward to get published? देखिए सर, मैं तो ऐसा कहूँगा कि जो लोग लिखते हैं, जो लोग चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ये ही एक उनका एक पार्ट बने उनके लाइफ़ का, जो मैं कुछ लिख रहा हूँ तो उन्हें ऐसा ऐसा मैं समझता हूँ कि उन्हें जो अच्छा लगता है, उसके ऊपर भी उ उसके ऊपर वो फ़ोकस करें। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि बहुत समय रहता है कि ये तुम मत लिखो। कुछ लोग ऐसे कहते हैं अपने आस-पास के लोग कि ये तुमने क्या लिख डाला, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मत लिखो। तो मुझे लगता है कि ये सब बातों को वो ध्यान में ना रखें। उन्हें जो अच्छा लग रहा है वो वही लिखें। तो कुछ लोग को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को स्टोरीज़ अच्छा लगता है, नोवेल अच्छा लगता है। तो उन्हीं सब चीज़ पर वो फ़ोकस करें और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए बहुत पढ़ना चाहिए। जो लोग ऑथर होते हैं या लिखने का काम करते हैं, मेरे हिसाब से उन लोगों को सबसे पहले एक अच्छा रीडर बनना चाहिए। जी सर। उन्हें बहुत सारी किताबें, बहुत तरीके का किताबें पढ़ना चाहिए। चाहे वो पोएम का हो, स्टोरीज़ का हो, कुछ आर्टिकल्स वगैरह का हो, सब पढ़ना चाहिए या फिर न्यूज़पेपर का जो बीच में जो आर्टिकल का जो जगह होता है, वो भी पढ़ना चाहिए। तभी एक अपने हाथ से कुछ अच्छा चीज़ निकल सकता है। ये मेरा मानना है जी कि सर, अच्छा राइटर बनने से पहले एक अच्छा रीडर बनना चाहिए। बिल्कुल सर। आपने अपनी दोनों बुक एस जी एस एच पब्लिकेशन के साथ पब्लिश कराई हैं, तो एस जी एस एच की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगती है? देखिए सर, एसजीएसएच का जो नाम है, जो स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस, इसी नाम से ही एसजीएसएच का जो मकसद, वो साफ झलक रहा है। कि लोगों के बीच में अच्छाई, खुशी हाँ, ये सब कुछ बाँटना और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे मेरे हिसाब से
और जितने दिन मैं एजीएसएच के ग्रुप के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, कि ये परिवार की तरह है, एक नंबर। और दूसरा ये है कि ये सिर्फ एक पब्लिकेशन नहीं है, ये कुछ ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। देखिए पब्लिकेशन तो बहुत सारे होते हैं, हाँ, लेकिन ये सिर्फ पब्लिकेशन नहीं, ये खुशी बाँटने का ज़रिया है मेरे हिसाब से। जी सर। और ये मेरा दिल का बात है कि इसका नाम से इसका जो मकसद है वो पता चलता है। और दिव्या मैम का एक मिशन है सबके साथ खुशी बांटो या सब लोग मुस्कुराए, ऐसा उनको खुशी मिले, आनंद मिले। तो यही मुझे बहुत पसंद आया था ये पेज का। जी सर। So sir, once again, congratulations on the successful publishing of your book. जी सर, थैंक जी सर। Hope to see you very soon with another book. यू। जी, जी, जी। थैंक यू। जी, thank you so much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू।